बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वो शेयर भी कर दें। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को तो मेरे दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान में आज पहला वर्किंग डे है और जो दायरे गैर में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं तो बेचारे उनके लिए छुट्टी क्या और वर्किंग डे क्या, सब एक बराबर है। आज के आगाज़ में ज़रा इस बात से करना चाह रहा हूँ कि हसाम न्याजी का आज बर्थडे है और हसाम न्याजी आप जानते हैं इमरान खान साहब के भांजे हैं, नौरीन साहिबा के साहबजादे हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे। वेरी हैप्पी बर्थडे हसाम न्याजी साहब। मुश्किल वक्त जो है आते हैं और चले जाते हैं। 10 साल की कैद है उन्हें 9 मई के केसेस के अंदर। दूसरी जानिब अभी मैंने बात करनी है कि जो हम सालसी के लिए मैदान में आए हैं तो अमेरिका को सालसी की ज़रूरत क्यों पेश आई है और ये सालसी से मतलब क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि ईद के फ़ौरन बाद ही काम शुरू हो जाएगा और इमरान खान की रिहाई के लिए प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। कल मैंने आपको पेशीन के जलसे में जो ज़बान इस्तेमाल की, जो लहजा इस्तेमाल किया, जिस अग्रेशन के साथ सुहेल आफरीदी आए, मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि सुहेल आफरीदी पूरी तैयारी से है। उसकी रीज़न ये है कि सुहेल आफरीदी के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। हालांकि उन्हें 4 मुहाज़ों पे जंग करनी पड़ी, चुमुखी करनी पड़ी है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी इंगेजमेंट है, पाकिस्तान को हालत जंग में है और हम KPK का जो बॉर्डर है वैसे ही गर्म है। KPK का CM जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत है, बतौर CM अगर वो अपने सूबे के अंदर सूबे के वसाइल के साथ कुछ करते हैं तो वफाकी हुकूमत दंद काट के पहले ही बैठी है, छुरियाँ फड़ी हैं उन्होंने। वो कहते हैं जैसे इंज कर देंगे, सिंज कर देंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे। तीसरी तरफ भी उनकी अपनी लीडरशिप है ਜਿਹੜੀ वो अंदरों नहीं चाहती कि कामयाब होए। वो बाबे जेड़े ने जिन्होंने कान हिलन लग पैंदे ने फिर भी उन्होंने होंदा कि 80 रही है, बस हम भी बस बीच में रहें। जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, माजी में अदाकार मोहम्मद अली थे, वो 60 साल के हो गए थे तो वो फिर भी फिल्मों में आके कहते थे अम्मी अम्मी मैंने मैट्रिक कर लिया। ए लीडरशिप जड़ी है ना जान नहीं छड़न दी, नौजवानों को नहीं आगे आने दे रही। तीसरी तरफ ये और चौथी तरफ जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा वो है वर्कर्स ने जो गंडापुर का हाल किया है सुहेल आफरीदी को नज़र आ रहा है और वो ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर गंडापुर 2 का ठप्पा लगे तो वो कई फारिग हो जाए। अब ये 4 तरफ से उनके पर चढ़ाई है और इसमें उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और ऑप्शन ये है कि वो ऐलान कर दें तहरीक का और तहरीक का ऐलान करने के बाद मैदान में आ जाएं। इस सिलसिले में जो जुम्मे को उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स जो है उससे हल्फ लेना है और ये हल्फ में होगा क्या कि मैं सौं चूक के कहना, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं इमरान खान की रिहाई फोर्स का हिस्सा हूँ, मैं बिकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा और खान की रिहाई तक मैं घर भी नहीं जाऊंगा। अब ये तो समझ ले कश्तियाँ जला के मैदान में आने वाली बात है। अब ये फोर्स के लोग कितने होते हैं ये आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगी। लेकिन सुहेल आफरीदी पूरे पाकिस्तान में जाएगा इस फोर्स के लिए, पूरे पाकिस्तान में जाके इस ये जो है हल्फ उठा लेगा, टीम बनाएगा। हूँ मैनू नहीं पता कि इतों टीमां दे ना बनन, इतों पुलिस वाले उन्होंने चुकी जान, मुझे नहीं पता कि ये उनके जहन में क्या है। ये तो मेंशन करने वाली बात है, आबैल मुझे मार कि जी ये बंदे ने जिन्होंने लिया फोर्स, वो तो सादा मान नहीं है भाई। पंजाब वाले थे, पंजाब में आप हैरान होंगे कि आखिरी रोज़े से था या एक दिन रोज़ा पहले मुझे एक फ़ोन आया, इलाके का नाम शायद पिंडी भटिया या कहाँ से, उन्होंने कहा जी हमने यहाँ इफ्तार पार्टी रखी थी PTI वर्कर्स की, रात को आके उन्होंने शादी हल सील कर दिया और जनाब अली बंदे फड़ ले। और भाई जो इफ्तार पार्टियाँ नहीं होने दे रहे वो तो हल्फ पार्टियाँ होने देंगे। लेकिन वो अब मुझे नहीं पता सुहेल आफरीदी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे करेगा, लाल बत्ती के पीछे लगा रहा है या वाकई वो संजीदा है, वो रिहाई के लिए कुछ एफर्ट करना चाह रहा है, ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तय है
कि अब सुहेल आफरीदी के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो ये प्रूव करे कि वो गंडापुर 2 नहीं है, तभी बात आगे बढ़ेगी। आज सारा दिन अडयाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनें बैठी रहीं और अपने भाई की रिहाई के लिए वो एफर्ट करती रहीं। उनके वकील जो हैं सलमान खरल साहब, वो कुछ सामान लेके गए अडयाला इमरान खान साहब को देने, तो साफ जवाब आ गया उनके भाईजान अंदर कोई नहीं चीज़ जा सकती। उन्होंने कहा भाई वो इमरान खान साहब हैं, कोई आम आदमी नहीं है। उन्होंने कहा जी आम आदमी नहीं है इसीलिए तो पाबंदी है। आम आदमी तो जेलों में चर्च भी मिल जाती है उसे, आम आदमी को तो टेलीफोन की सहूलत भी मिल जाती है। अंदरों बह के कई अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं वो बातें भी कर रहे होते और कुछ कर रहे होते। और छड्डो जनाब, मेरा मुंह ना खुलवाइएगा। जेलों के अंदर के नाम पे जो कुछ होता रहा ना, जैसे जैसे अदाकाराएं मुजरे करती नहीं है जेल में बंद लोगों के लिए, कभी हिस्ट्री खुले आप हैरान हो जाए किस तरह जनाब लोगों को तमाम फैसिलिटीज़ फराहम की गई कि भाईजान जो मर्जी काम करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पता चलता था साहब जेल में है और मालूम होता था कि साहब जो है वो तो सामने किसी कोठी के अंदर मौजे कर रहे हैं। ये भी होता था कि जी पता चलता था कि साहब जेल में और रात को पता चलता था वो घर जाके सोए में। छोड़ दें 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर एक शख्स को जिसको अदालतों ने कहा था कि खाइन है ये और बदयानत है, 49 रुपये के स्टाम्प थे कि यार निकल जा काका मौजा कर, काम भली करेगा। सो खान साहब के लिए जो भी मामला है खैर वो ढके छुपे नहीं है। और अब GHQ केस के अंदर अब PTI ने इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने जनाब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह उनका भाईजान वो हमने दलाइल देने हजूर, हमें अपने मोक्कल से ही मिलवा दें। उन्होंने कहा अच्छा जी, फिर प्रोसिक्यूशन से पूछा चलें दलाइल दें। यदि आप अंदाज़ा करें कि वो कहते हैं ना कि जस्टिस को अगर आप डिले करते हैं तो इसका मतलब आप जस्टिस को डिनाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में खैर कुछ छठो में उन्होंने फेर होते, लेकिन मैं आता हूँ आज अलीमा खान वहाँ मौजूद थी, बड़े जाहो जलाल में थी। उनमें से किसी एक बंदे ने कहा कि जी वो क्या इमरान खान के बेटे जो हैं वो पार्टी की क़यादत करने आ रहे हैं या आप करेंगी? तो उन्होंने, मैं उस उर्दू का मैं वैसे नटशल बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा फिटे मुँह भाई तेरा। भाई हमारा कोई इरादा नहीं है मोरूसी सियासत का, ना इमरान खान का कोई इरादा है। हम अपने भाई की रिहाई के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए, हमारा और कोई वो नहीं है और हम अपने भाई के लिए यहाँ खड़े रहेंगे। नौरीन साहबा ने देखो ना यार कैसे लोग हैं कि उनका बेटा 10 साल के लिए जेल में है, आज उसकी सालगिरह, एक माँ पे क्या गुजरती होगी, दिल पे उसके क्या गुजरती होगी। लेकिन उन्होंने कहा एक बात याद रखें, ये वक्त आएगा, तारीख बताएगी, ये लोग जेल जाएंगे, इमरान खान के पैर पकड़ेंगे, इमरान खान के पैर पकड़ के माफ़ी मांगेंगे। अगर मेरी लिख लो, उन बहनों का अज़म जो है ना उसका तो खैर कोई दुनिया की ताकत मुकाबला कर ही नहीं सकती है। ये जो मैं अदालतों की बात कर रहा था, आज एक लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जनाब मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने भी एक केस दरख्वास्त जो है वो डिसमिस कर दी है। दरख्वास्त ये थी कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और कुछ लोगों पे जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था, फ़र्द जुर्म लगनी थी, अचानक उन्हें बरी कर दिया। तो जनाब ये बरियत तो ठीक बनती नहीं है। तो उस पर खैर जस्टिस साहिबा जो है ज़रा गुस्से में भी आई। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, 2022 में ये फैसला हुआ, 4 साल बाद कोई भी मुंह उठा के आए और आगे दरख्वास्त दे दे, ऐसे तो नहीं होता ना, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है भाई, जाहिर है वो चीफ जस्टिस हैं, बेहतर फैसला कर सकती हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के कुछ 40 साल बाद मेरा ख्याल है उस केस के रिव्यू का वह हुआ था कि उसमें तय किया जाए कि भुट्टो को वाकई फांसी मिली थी या कत्ल हुआ था। लेकिन अदालतों के दरवाजे तो हर वो खुले होते, हो सकता है भाई मेरी इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं नहीं ना कहूँगा, मैं तो कूड़ आदमी है, मैं वकील भी बन जाऊँ, मैं करूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि लाहौर हाई कोर्ट में एक केस और भी चल रहा है। जो चेयरमैन पैमरा है अमरीन खान, उनकी तैनाती चैलेंज हुई है। कोई मुनीब अहमद साहब अजहर सदीक एडवोकेट के थ्रू ही अपने अजहर सदीक अपने ही हर थां दे उत्ते जिहड़ा पहुंचा हुंदा है, वो कहते हैं भाईजान इनकी तैनाती जो हुई है उसके लिए जारी किया गया इश्तिहारों तो एक मखसूस बंदे दी शोहरत दे लई सी, ओदियां फोटोआं ला के ते ये ते वो, तो ये कौन सी मेरिट है?
اور جب وہ سابقہ جو چیئرمین تھا وہ ریٹائرڈ ہوا تو اس کے بعد منیر احمد کیس کے تحت یہ فارمولہ ہے کہ جناب آپ اسے میرٹ پہ تعیناتی کریں گے اور اس کے بعد آپ پسند ناپسند نہیں کریں گے، بلکہ آپ جو کوالیفیکیشنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کریں گے۔ آپ نے تو 8 سینئر بیوروکریٹس کو ترقی نہیں دی، ان کو ریٹائر کر دیا اور جونیئرز کو اوپر بٹھا دیا جڑے تھوڑے چیلے چاٹے ہوں۔ اب دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا۔ اب آ جائیں جی آخری ویری امپورٹنٹ چیز، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے پاکستان اور مصر اور کچھ ممالک جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز ملے گا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر امریکہ اور ایران جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اکٹھے ہوں گے۔ امریکی سیکٹری دفاع جو ہیں وہ آئیں گے اور ایران کے اسپیکر صاحب تشریف لائیں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے بات ہوگی۔ لیکن اب ایران تو مسلسل مذاکرات سے انکاری ہے، اس کے تو اسپیکر نے کہا کیڑا ہے ٹرمپ بھائی، ہم ایسے نہیں جانتے کہ کوئی ٹرمپ پہ گئے، ہمیں کیا پتا ٹرمپ کون ہے، ان کا جو نکلو اتھوں۔ اب ایران اس جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ ایران نے امریکہ کو NRO دینا ہے، اور یہ جو ثالثی ہے، میں پاکستان کی نیت پہ نہیں شک کر رہا، لیکن یہ ثالثی تو تب شروع ہونی چاہیے تھی جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ اب تو جل بھی چکی یہ شمع، بجھ بھی چکی یہ شمع، جل بھی چکے پروانے، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی، ان کی قیادت شہید ہو گئی۔ ابھی تازہ ترین اسرائیل اور امریکہ نے اصفہان کے اندر شدید بمباری کی ہے گیس پائپ لائن پہ اور پاور پلانٹ کے اوپر، انہوں نے تو ان کا تو انفراسٹرکچر اڑا کے رکھ دیا سارا۔ ایران کے اندر اس ٹائم تباہی ہے۔ ہم جو مرضی کہتے رہے کہ اخلاقی طور پہ ایران نے فتح کیا ہے، لیکن مٹیریلی اس میں دیکھیں تو ایران کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ ثالثی تو تب کبھی نہیں آئی کسی کے ذہن میں جب غزہ کے اندر 80-85 ہزار بچوں کا سلاٹر ہو رہا تھا اور خواتین کا اور مردوں کا ہو رہا تھا۔ آج امریکہ کو فیس سیونگ دینے کے لیے ثالثی شروع ہو گئی، کیونکہ امریکہ نے پہ گیا چپیڑا، چودھری نو کسی نے چک کے جتیاں ماریاں نے منہ تے، وڈا چودھری پلوان دیکھ لو تم۔ اب وہ جب پلوان کو جب چپیڑے پڑ گئی، پلوان کو جب ضلالت ہو گئی، اب وہ کہہ رہے ہیں امریکی صدر ہے جسے میں کہتا ہوں خپتی ہے یہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے وزیر دفاع کو ساتھ بٹھا کے کہتا ہے مجھ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایران ہم پہ حملہ کرنے لگا ہے، سب سے پہلے تو اس نے کہا تھا، وہ دیتے پاتی ہے گل۔ اس سے اندازہ کریں کہ وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے اور جان چھوڑ نہیں رہی۔ دوسری جانب آپ ذرا ایک نظر ماریں، اس وقت کویت نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے، عراق نے جناب کردوں پہ حملہ کر دیا ہے، سعودی عرب تیار ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، UAE نے اعلان کر دیا ہے کہ جی اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو میسی کی تیسی تمہاری۔ حالانکہ امریکہ وہاں سے اپنے اڈے ختم کر کے اور بھاگ رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے بہت سارے ممالک میں اپنے اڈے ختم کیا اور وہاں پہ جو اسلحہ ہے وہ ان کو بھی تباہ کر کے جا رہا ہے۔ اتنے بڑا اسلحہ تباہ کر رہے ہیں تو اتنے جانتے ہیں افغانستان کے اندر کیا موت پڑ رہی تھی تمہیں، جو $8 ارب کا اسلحہ آپ یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تاکہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے۔ پھر اسی امریکہ دے نہ لے گئے، ہم امریکہ کو فیس سیونگ دیں گے، اس کی جان بچائیں گے، وہ انہوں پھیٹی پہ رہی ہے۔ آپ نے اگر یاد ہو جب ایک دفعہ انوکھی کا اور اکی کا میچ ہوا تھا، آپ بہت چھوٹے ہوں گے، میں بھی خیر ایڈا چھوٹا تھا نہیں، جگہ تو میں سمجھوں گا جب دنیا کی پہلی کشتی میرے سامنے ہوئی تھی، لیکن چلو جتنا بھی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ اکی صاحب نے انوکھی صاحب نے اکی صاحب کا بازو نکال دیا تھا نا، تو اچانک سارے بندے بیچ میں گھس آئے تھے چھلانگیں مار کے، اور انہوں نے وہ چھاڑ لو پھڑا کرتے کرتے اکی صاحب کا بازو نکل گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بعد میں جارہ صاحب نے مقابلہ کیا تھا، لیکن امریکہ کا بازو نکل چکا ہے۔ وہ دے نال جو ہو چکی ہے نا، وہ بس تسی بھول جاؤ، جو کچھ اس کے ساتھ ضلالت ہو چکی ہے۔ اب اس ضلالت اور اس کے چہرے کے اوپر لگی ہوئی مٹی کو مٹانے کے لیے صلح کرا لو، مذاکرات کرا لو، پائی جا رہا، مذاکرات کے دوران بھی وہی کام پائی جا رہا ہے، اسی طرح حملے کر رہا ہے، اسی طرح بمباری کر رہا ہے، اسی طرح وہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے۔ تو پہلے تو اگر مذاکرات ہی کرانے تو میرا خیال ہے ہمیں پاکستان کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے اور سب سے پہلے اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ جی اگر مذاکرات ہونے تو جنگ بندی فوری طور پہ ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔